अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुआशी बदहाली, मुसलसल सियासी बेचैनी और मुंह जोर महंगाई में नाकामी पर अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। मौलाना फजल रहमान ने भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। 6 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत अभी तक मुल्क की सही सिमत का तयन करने में नाकाम दिखाई दे रही है। ताहम वजीर खजाना आइंदा माली साल में मुआशी तरक्की में इजाफा देख रहे हैं। हुकूमत की नाकामी पर अब अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहर्रिक हो गई है। अपोजिशन जमातों के अहम इजलास में पीके मैप, JUI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और BNP मैंगल की क़यादत शरीक हुई। अपोजिशन की इस बैठक में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TORs तय करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुशावरती अमल जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। जमात इस्लामी ने अपोजिशन इत्तेहाद में बाकायदा शमूलियत की बजाय महज चंद नुकात पर हमायत का फैसला किया है। ताहम JUI की जानिब से भरपूर हमायत की यकीन दहानी करा दी गई है। अपोजिशन इससे पहले 27 अगस्त को लाहौर में बड़ा जलसा करने का ऐलान भी कर चुकी है और यह दावा भी किया जा चुका है कि लाहौर का जलसा सियासी मंजरनामे को अक्सर बदल कर रख देगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आज ही हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन देते हुए धमकी दी है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और इन हालात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे चुके हैं। नेशनल गवर्नमेंट की बुनियाद पे जो बड़े बड़े हमारे लीडर साहिबान हैं, नवाज शरीफ साहब, MQM की पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, जो सियासी लोग हैं ये बैठे 3 महीने के लिए। ये सारे इख्तिलाफात अपने बुला के फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, एक ऐसा आदमी शायद खाकान अब्बासी एक ऐसा नहीं हो सकता जिस पे लोग इतराज नहीं कर सकेंगे, देन ही शुड लीड फॉर न्यू इलेक्शन। ये मेरी जाती राय है। ये किया है कि हम चढ़ दौड़ेंगे अगर मजबूर हुए, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपोजिशन के बदलते तेवर में मगर वजीर खजाना आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में इजाफे की पेशनगोई कर रहे हैं। हुकूमत को GDP ग्रोथ 4.8% होने का इम्कान नजर आ रहा है और महंगाई 12% से कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को है। लेकिन अपोजिशन अगले 3 माह में हुकूमत को ही घर जाता देख रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जहां अदालती फैसले को रोनते हुए मखसूस नशिस्तों को चुराने पर बजिद है, वहीं तहरीक इंसाफ की 3 जनरल नशिस्तें भी अदालती फैसले से हथिया चुकी गई हैं। नशिस्तों के हसूल की इस जंग में हुकूमत और अदलिया आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो अपने फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं या करवाते हैं। बेसिकली तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले पर खड़ा किया गया है। 2 इदारों को लड़वाने की कोशिश हो रही है। मैं तो बड़े अरसे से मुजाहमत की तरफ बढ़ने का कायल हूँ। मुजाहमत विद इन द गिवन पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पीसफुल मुजाहमत का कायल हूँ। मेरी बहुत सारी बातें बहुत सारे साथियों को हमारे नागवार गुजरती हैं। करते रहे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वो आपसे सीटें ऐसे लेते रहेंगे। हुकूमत और अदालत को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। सियासत के अजब तमाशे हैं। हमारे यहाँ मुफाद परस्त ज़मीरों की जहाँ एक कड़ी तारीख रही है, वहीं मुंतखब नुमाइंदों को बजोर ताकत इधर से उधर और इस्तीफे पर मजबूर किए जाने के दावे भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जब हमने करवाया था तो उस वक्त अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के इस दावे में हमारे सियासी असूलों का असल खुलासा छुपा है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह चुके हैं कि इंतजामी इदारों को समझना होगा कि उनके पास फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया निजाम बना लिया जाए तो बना लीजिए। और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतें उसी के मुताबिक फैसला करेंगी। अदालत के पास आइन से मुतसादिम फैसले का इख्तियार नहीं। ताज्जुब यह है कि इक़्तिदार की इस जंग में दूसरी जमातों के मुंतखब अरकान को हुकूमत में शामिल करने के जतन बदस्तूर जारी हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के वक्त तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान असेंबली की सिंध हाउस में मंडी लगाई गई। तहरीक इंसाफ के 24 MNAs को खरीदने की कोशिशें की गई और आज मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद सरेआम अदालत के अक्सरियती फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को अपने खाते में डाल रहा है और इसे जरा सी भी नदामत नहीं है। हुकूमत की ये कार्रवाइयां 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए हैं ताकि जरूरी आईनी तरमीम की राह हमवार की जा सके। तहरीक इंसाफ के लिए इब्तलाओं के इस माहौल में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर संगीन इल्जामात की एक चार्जशीट है। फैजाबाद धरने में बतौर सालिस तहरीक इंसाफ से गहरी मरासिम पर बनने वाली 6 सुर्खियां, हुकूमत की ढाल बने रहने से मुतल्लिक साबिक वज़ीर आज़म का एतराफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को ISI के सरबराह के ओहदे से हटाए जाने पर पैदा होने वाली बदएतमादी, जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला हो सकता है मगर
सियासत बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लिए एक और रेड फ्लैग जरूर रेज हो गया है। इमरान खान का यह कहना है कि जनरल फैज की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ का जनरल फैज की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी सियासी ताल्लुक से इंकारी। इमरान खान का यह कहना है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को तब्दील किया, और अगर जनरल फैज की गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 में से है और उनका 9 में कोई किरदार है तो यह बहुत ही अच्छा मौका है, इसके लिए जुडिशियल कमीशन बना लिया जाए। यह हमारी सियासत का हुस्न है कि मुकद्दस ऐवानों के कुछ दरवाजे खुफिया रखे जाते हैं कि जहां से गुजर बस उन्हीं का होता है कि जो या तो हुकूमत बनाने में किरदार अदा करते हैं या हुकूमत गिराने में अपना जादू दिखा लेते हैं। माफिया और मिन्नती भी मांगी। पोस्ट हिज रिटायरमेंट जो इवेंट्स पाकिस्तान में पॉलिटिकल हुए हैं डायरेक्टली उनके पीछे जनरल फैज साहब का जरूर हाथ। 9 मई को जो हुआ उनका रोल हो सकता है। हालात और वाकया जो है उंगली उनकी तरफ जो है ना इशारा की। जनरल बाजवा का और जनरल फैज का बड़ा गहरा पर्सनल तल्लुक है। कुछ मुकामात के ऊपर मेरे से भी जो है वो राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। क्या फैसला आप लोगों ने किया? तो एक्सटेंशन का वोट जो है वो हम बाजवा को जरूर दे देंगे। फैज हमीद ने मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को कहा कि मुझे आर्मी चीफ लगा दे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मेरे सर पे हाथ रखें, ये है वो है, इस किस्म की उन्होंने बातें की। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को आखिरी 3-4 दिन में अबैंडन कर दिया हुआ था। वो और नाम जो है वो फ्लोट उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने कहा चले जनरल फैज को छोड़ें तो लेकिन आप भी अपनी जिद छोड़ें और फलां बंदे को करें। मई 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान साबिक वजीर आजम का कहना था कि जनरल फैज आईएसआई चीफ हैं। आईएसआई चीफ का वजीर आजम से बराह रास्त ताल्लुक होता है। इमरान खान खुद ये एतराफ भी कर चुके हैं कि उन्होंने फैज हमीद की ज़ेर क़यादत आईएसआई को अपनी इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। सेनेटर फैसल वाडा जो तहरीक इंसाफ का कलीदी हिस्सा रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की खबर से तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर यतीम हो चुकी है, उसकी कमर टूट चुकी है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि आज एक बड़ा बुर्ज गिरा दिया गया है और आगे तहरीक इंसाफ की पुष्पनाही करने वाले बोनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अब आपको ठंडी और लेटी हुई नजर आएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपको अब गोले गंडे की तरह मीठे नजर आएंगे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लॉयर इंतजार हुसैन पंचोता साहब। पंचोता साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, प्रेस रिलीज के दूसरे इंतहाई अहम हिस्से के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी की बात की गई है। क्या पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज इमरान खान से राब्ते में थे? जी देखिए, आज खान साहब से जो हमारी मुलाकात हुई जेल के अंदर, उसके अंदर खान साहब ने बड़ा वाज़ेह ये कहा कि ये आर्मी का अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे हिस्से के ऊपर भी बात हुई और दूसरे हिस्से के ऊपर जब अगर उन्होंने कहा कि इसका हमसे तो किसी तरह का कोई लिंक नहीं रहा और अगर कोई 9 मई के साथ इनको वो लिंक करने की कोशिश करते हैं तो 9 मई पे हमारी जो डिमांड है वो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये पता चलाया जाए कि ये साजिश किसने की थी, किसने मेरी अबडक्शन का हुक्म दिया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इन्होंने जो कुछ किया था, मुझे गिरफ्तार जिस तरह से किया और फिर मेरी तस्दीक की, तो उसके ऊपर मैं एग्रीव्ड हूं। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कमीशन बने। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज जो है जहां जहां पे आग लगाई गई, आग लगाने के जो इंसिडेंट्स हुए, उसके जिम्मेदारान को सीसीटीवी फुटेज के थ्रू जो है वो सामने लाया जाए। वो कैपिटल हिल की उन्होंने मिसाल दी कि वहां पर इस तरह नहीं हुआ था कि पूरी सियासी जमात को बैन कर दिया गया था। वहां पे जिनके फुटेजेस के अंदर जिनकी तस्वीर आई थी, जिनके फुटेजेस थी, उसको सिर्फ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो खान साहब इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं। वो इसको बिल्कुल उनका बिल्कुल क्लियर स्टांस था कि ये उनका अंदरूनी मामला है और इससे जो है हमें तो इसके अलावा जो है हमारा तो कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर। सर, मैं अभी उनकी राब्ते की नौयत के ऊपर आऊंगी, लेकिन आपकी जमात के रहनुमाओं से राब्ते बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस हवाले से आज गुफ्तगू हुई आपकी साबिक वजीर आजम से? ये देखिए, मैं खान साहब की हद तक आपको क्लियर कर दूं कि खान साहब के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के साथ उनका इंडिविजुअल लेवल पे राब्ता रहा हो तो उसका पार्टी के साथ एज ए पार्टी पॉलिसी राब्ता नहीं था या पार्टी की डिसीजन मेकिंग में उनका कोई किरदार नहीं था। तो पार्टी का तो जाहिर है एक जो तंजीमी हमारा स्ट्रक्चर है
اس کے اندر اگر کسی کے ساتھ ذاتی تعلق ہو, ذاتی نوعیت کا ہو, تو خان صاحب تو بڑے کیٹیگوریکل رہے ہیں. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میرا تو جب اکتوبر 2021 میں ان کو DGISI کے عہدے سے ٹرانسفر کیا گیا تو اس کے بعد سے تو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت تک بھی جو تعلق تھا وہ پروفیشنل تعلق تھا, وہ DGISI تھے, میں وزیر اعظم تھا. تو اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ ذاتی نوعیت کا یا کسی اور نوعیت کا کوئی تعلق نہیں رہا. پنجوتا صاحب, آپ لائر بھی ہیں, فرمائی دیجیے گا, عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی سلطانی گواہ بن کر سامنے آئے, یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ سارے, اور بشمول عمران خان خود. اگر یہاں بھی یہی معاملہ آ جائے, اسی نوعیت کا روابط کی گواہی بھی دے دی جائے, تو معاملہ سنگین ہو سکتا ہے. دیکھیے, اعظم خان پہلے تو سلطانی گواہ کسی قسم کے بنے نہیں ہیں. آپ سائفر میں اٹھا کے دیکھیں یا آپ القادر میں اٹھا کے دیکھیں تو اعظم خان نے ایسی کوئی غیر آپ یہ کہ انکریمنیٹنگ مٹیریل خان صاحب کے خلاف نہیں دیا. تو اعظم خان نے تو روٹین کی بات بتائی ہے جو خان صاحب پبلکلی خود بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات رہی کہ یہ جو اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے جو پوزیشن ہے, جو کلیئر پوزیشن آج خان صاحب نے بتائی ہے, میں آپ تک وہ پہنچا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کسی سے اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں. اور بالخصوص ان کا نام لے کر انہوں نے کہا, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ جو اس وقت ٹرانسفر کیا گیا تھا ان کو میری ذاتی رائے کے خلاف کیا گیا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی, کیونکہ افغانستان کے اندر جس طرح سے رجیم چینج ہوئی تھی تو رجیم چینج کے جو اثرات ہیں وہ ہم تک آ سکتے تھے اور آئے بھی کسی حد تک. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ضرورت اس وقت تھی, انہوں نے پچھلے پورا آپریشن جو ہے وہاں کا خود مینج کیا تھا, تو اس بنیاد پر میں نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو کہا. لیکن جنرل باجوہ نے جو خان صاحب کے آج الفاظ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی, اس کا وہ منتظر تھے, کیونکہ جس طرح سے ان کی بیوی کے اکاؤنٹ سے ان کے کہنا تھا کہ جو پیسے نکلے ہیں وہ ایسٹ بیونڈ مینز ہیں, تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. اس کے علاوہ جو ایکسٹینشن کے لیے اپنی انہوں نے ان کو ٹرانسفر کیا اور نواز شریف کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب اور باقی PMLN کے جو لیڈرز ہیں وہ واضح طور پر ساری سٹوری بریک کر چکے ہیں کہ انفیکٹ تو فیض صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے تھے. مگر پنچوتا صاحب, آپ آدھا حصہ بتا رہے ہیں نا انٹرویو کا کہ افغانستان میں تبدیلی کے بعد ضرورت تھی ان کو کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کنٹینیو کریں, مگر ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ان کو آگاہی تھی, ان کو انفارمیشن تھی کہ اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, اور اس کے لیے وہ اپنے انٹیلیجنس چیف کو رکھنا چاہتے تھے. پورا حصہ یہ ہے سر. مگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی ملاقات میں عمران خان جنرل باجوہ کے احتساب کے خواہاں ہیں. جی بالکل, وہ بالکل یہ آج سے نہیں, وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو اس وقت رجیم چینج ہوئی سویلین گورنمنٹ کے خلاف جو انہوں نے سازش کی, اس سازش کے اوپر کب جو ہے وہ انکوائری ہوگی اور انویسٹیگیشن ہوگی, وہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے. مگر پنچوتا صاحب, ایک جو بڑا اہم حصہ ہے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا وہ پریس ریلیز کے اگلے حصے پہ کہ جس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس ملک میں اس میں جنرل ریٹائرڈ فیض کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہاتھ ہوگا. بقول وزیر دفاع کا لاجسٹکس یا سازشوں کا تجربہ یا جو ان کے ٹارگٹس ضرور انہوں نے پرووائڈ کیے ہوں گے, اور انہوں نے اسٹریٹجک ایڈوائزر کا لقب استعمال کیا آپ کی جماعت کے لیے جنرل فیض کا, کہ انگلی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. 9 مئی میں بھی رول ہو سکتا ہے ان کا, وزیر دفاع نے یہ کہا. دیکھیے, یہ ان کی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میں نے آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ خان صاحب نے آج کی اس اریسٹ جو ہے اس کو انہوں نے بالکل, یہ کل جو اریسٹ ہوئی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اب اندرونی معاملے کے اوپر ہم اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, ایک پروسیس اگر انہوں نے کیا ہے تو بڑا اچھا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر انہوں نے فردر جو ڈیمانڈ کی وہ یہ کہا کہ اگر باجوہ صاحب کا ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا, کیونکہ انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازش کی تھی.
تو पंचोता साहब, पाक फौज की तरफ से जनरल फैज का कोर्ट मार्शल ये बताने के लिए काफी है कि फौज ने अब अपने इदारे में खुद एहतसाबी का भी फैसला किया है, और ये अगर इसको आप देखें तो इससे इदारे की साख में बेहतरी या क्रेडिबिलिटी या नेक नामी अपनी जगह, लेकिन जनरल फैज हमीद के खिलाफ शुरू की गई इस कार्रवाई और इसके अंदर पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज, ये खुला पैगाम भी हो सकता है कि 9 मई के मुल्जिमान के लिए भी काफी परेशान कुन पैगाम हो सकता है कि अगर एक अपने अफसर का कोर्ट मार्शल से पीछे नहीं हट रहा इदारा, तो फिर सियासी क़यादत और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। देखिए जी, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के ऊपर हमारा जो स्टांस है, खान साहब कैटेगोरिकली खुद भी कह चुके हैं, मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, और हम भी हमेशा ये डिमांड करते हैं, सिंपल सी डिमांड है, पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आप सबसे बड़ी सियासी जमात को एक्यूज करते हैं इसका, तो आपको फिर सबूत लाने होंगे अदालतों में। जब जब आप 9 मई को लेकर गए हैं ओपन अदालतों में, आपने देखा है कि अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है किस बुरी तरह से नाकाम हुई है। तो मफरूजों के ऊपर तो चला नहीं जा सकता, अगर इल्जाम लगाया जाता है तो फिर मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ पंचोता साहब, गो के पिछले अक्टूबर से लेकर अब अगला अक्टूबर इस साल का आने शुरू हो गया और अभी तक सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग रख रही है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को। वजाहत और फैसला आ जाना चाहिए, मगर सर इट सीम्स प्रीटी मच लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। मैं आपसे वजाहत चाहूंगी, आज ये कहा गया कि इमरान खान की तरफ से आपने ये पैगाम भिजवाया कि मेरा कोई सियासी रिलेशनशिप या रिश्ता नहीं था जनरल फैज से, सिर्फ प्रोफेशनल था। सर, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात हों, डीजीसी की हैसियत से जनरल फैज का किरदार हो, या इमरान खान साहब का खुद इंटरव्यूज में इतराफ करना कि क्या क्या उनके लिए किया गया, ये सारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप का हिस्सा रहेंगे या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के तौर पे आप इसको देखते हैं? क्योंकि आज आपकी डेफिनेशन पॉलिटिकल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप की अक्सर मुख्तलिफ है। देखिए, अब जो इल्जाम लगाया गया है, अगर जिस इल्जाम की आप बात कर रही हैं, इल्जाम उनकी पोस्ट रिटायरमेंट है, तो एक तो दौर है उनकी रिटायरमेंट से पहले का और एक है उनकी रिटायरमेंट के बाद। अब अगर रिटायरमेंट के बाद उनको कनेक्ट किया जाता है या कोई एविडेंस लाया जाता है तो जाहिर है उस एविडेंस को देखा जाएगा। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये पोजीशन बता सकता हूं जिसको मैंने देखा है या जो मैंने सुनी है। मेरे सुनने में और बताने में एक वर्ड का या सेंटेंस का भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। खान साहब बड़े क्लियर थे, बड़े काम थे, बिल्कुल आज उन्होंने रिलैक्स होके अपनी बाकी चीजों के ऊपर बातचीत की है, तो हम इससे बिल्कुल खाइफ नहीं है। हमने हर किस्म के इल्जामात सहे हैं, इद्दत जैसे घटिया इल्जामात भी सहे हैं, साइफर जैसे इल्जामात भी सहे हैं। तो इस 9 मई के जो अगर कोई नया एंगल देने की कोशिश की जाती है तो इससे भी घबराने की तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार हुसैन पंचोता हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आर्मी के अंदरूनी मामलात करार दिए हैं इमरान खान ने एक्स साबिक DGI फैज हमीद के अरेस्ट कोर्ट मार्शल को। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई पॉलिटिकल सियासी रिश्ता नहीं बल्कि फकत एक प्रोफेशनल रिश्ता था। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे।